खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, क्या पीपल्स पार्टी PDM इत्तेहाद से ज़रा दूर होने के इंडिया दे रही है या क्या मामला है, इस पर बात करेंगे और अंदर की खबरें देखेंगे। इसके साथ ही पाक फ़ौज में आला सतह की तकरीरियाँ हुई हैं, खैर रूटीन मैटर है, बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ कोरोना वायरस पर क्या सियासत का आगाज़ हो चुका है या कोरोना एक रियल थ्रेट है? थ्रेट तो है पूरी दुनिया में, मगर क्या हम इसका मुकाबला करेंगे या इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे? फिर एक और अहम सवाल, इजराइल को तस्लीम करने के लिए जो एम्पीरियलिज्म और साम्राज्य है उसका दबाव बढ़ रहा है मुस्लिम दुनिया पर, क्या रद्द अमल आ सकता है ममालिक में? तो हम UAE का तो कुछ कह नहीं सकते, उनकी आबादी कम और बाहर के लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा वहाँ तो शायद कुछ ना हो, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान या इस तरह के मुल्क, अगर भारत पाकिस्तान का तो पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी साहब, पीपल्स पार्टी क्या आप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं? बिस्मिल्लाह। और मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब की और उनकी? साहब, हमने पहले ही गुजारिश की थी कि पीपल्स पार्टी साथ चलेगी नहीं, लेकिन साथ छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उसको पता है साथ रहने में उसके बार्गेनिंग करने में आसानी होगी, बल्कि जो आप फरमाते हैं गिव एंड टेक करने में आसानी होगी, क्योंकि NRO तो पाकिस्तान में होता, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग होगी। देखें, आप आसफ अली जरदारी साहब को माने, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को फ्लैट रिफ्यूज़ कर दिया कल कि ना वो रिज़ाइन देंगे ना रिज़ाइन मांगे और सिंध हुकूमत का तो तसव्वुर भी ना करे, लेकिन उन्होंने साथ एक शुद्ध नहीं थी छोड़ी, शरारत की थी पंजाबी में कह लें। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, चौधरियों के साथ मैं भी राब्ते में हूँ आसफ अली जरदारी साहब, और आप भी, नवाज शरीफ भी राब्ते में हैं, मौलाना साहब बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमत गिराए, वो ये हो जाएगी, वो चले भी खैर हो रहे हैं ना हो एक बराबर। लेकिन आज 2.5 साल से मोनस अलाई को वजीर ना बनाने वाले कमिटमेंट के बावजूद वजीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात की क़यादत के लिए उनके घर तशरीफ लेके गए थे। ये है आसफ अली जरदारी की चाल मानते हैं कि नहीं? वाह। लेकिन जहां तक रह गई बात, मौलाना फजलुर रहमान आज उधर से तो नहीं आएंगे और पीपल्स नून लीग बंद गली में जा रहे हैं। कल की मुलाकात के बाद आसफ अली जरदारी साहब ने वादिया कर दिया इस्तीफे। आप कह रहे हैं पहली इसकी है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ ये लास्ट ऑप्शन भी नहीं है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना ना पंजाब हुकूमत गिराओ। लो बंदा पूछे, पंजाब हुकूमत जिस अवाम ने इतनी मुश्किल से आज़ाद कैंडिडेट मुंतखब किए और काफ लीग का नून लीग का राब्ता कराया, इत्तेहाद बनाया, स्पीकर बनवाया, भाई उनकी मर्ज़ी के बगैर आप भेजोगे? तो अब ट्रक की बत्ती के पीछे भी वो लग गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और मोहतरम मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा भाजी असी नहीं करते ताड़े तरले, माफ़ी चाहना, मैं रिज़ाइन नहीं देना असम्बलियाँ। तो अब मुल्तान के जलसे में ये भी डिस्कशन शुरू हो गई है, होनी चाहिए नहीं, लेकिन मुल्तान का जिक्र आया तो कादी साहब आपको ये बात नागवार गुजरेगी माफ़ी के साथ। आज साबिक वज़ीर आज़म के साबिक कैबिनेट बेटे मूसा गिलानी को गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरा ज़ाती ख्याल है इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से जो रेगुलर हो रही हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़ और हुकूमत गलत कर रही है, जो मेरी इतला है, इससे इख्तिलाफ राय है, इससे मूवमेंट कहीं बन ना जाए। वो पेशावर का जलसा कामयाब ना होने पर सख्त मायूस थी PDM की क़यादत, लेकिन ये इशू अब बनाते जा रहे हैं। मुल्तान में एहतजाज, वैसे तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि किसी को भी उठाना और गिरफ्तार मलिक साहब नहीं करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि अब इतना थ्रेट वेट तो लग नहीं रहा, और सब अब जो पीपल्स पार्टी बीच में से निकल रही है अगर, तो फिर क्या थ्रेट है? आप कहने थ्रेट नहीं लगती, मुझे लगता है यहाँ वो क्या कहते हैं कि अंडरपास बहाना था ना, अपना चौधरी से मुलाकात थी। वज़ीर आज़म साहब भट्टी साहब तो बता चुके हैं 2.5 साल जो उन्होंने सरदमोरी का मुजाहरा किया, इन्हीं के कमरे में उनके एक बड़े अहम आदमी ने बताया था कि 9 महीने में टेलीफोन तक पे कोई रब्ता नहीं उन्होंने कभी किया चौधरी बरादरान से। तो आज आपका ख्याल है बगैर प्रेशर की चले गए हैं वहाँ पर? बीमार तो वो 1 महीने से हैं, अगर बीमारी का भी अपना रीज़न है वो इंसानी बात है, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ। मैंने कल भी हमने इस यहाँ पर डिस्कशन की थी कि पंजाब में ये जरदारी ने नवाज शरीफ को ये किस्म की ग्रीन लाइट दी थी कि मैंने काफ लीग पे काम कर लिया, आप एक्सट्रीम पे मत जाएं, इलेक्शन मत खेलें। मौलाना की क्या लड़ाई है? मैं थोड़ा सा एक पॉइंट दे दूं। मौलाना की लड़ाई है कि मेरी ह्यूमिलिएशन इतनी हुई है, मैं इमरान की वापसी के अलावा कोई
किसी किस्म की निगोशिएशन नहीं करूँगा, इससे बात चलूँगा। और इसके आगे भी वो एक थ्रेट देते हैं कि अगर इमरान ना गया तो मैं एक आला शख्सियत की भी इस्तीफे की मुतालबा करूंगा। ये मौलाना, लेकिन आप समझते हैं कि सेटअप में कोई तब्दीली आने वाली हो ना, कुछ हो, प्रेशर आने वाली है या नहीं? भाई आपने, मैं तो आपके सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं जी प्रेशर नहीं है, जो प्रेशर नहीं है तो फिर प्रेशर तो गवर्नमेंट में हो, प्रो टीवी प्रोग्राम पे प्रेशर होता है। चले इसका मुझे जवाब, नतीजा क्या निकलेगा वो आगे बात। अगर प्रेशर नहीं है तो मौलाना क्यों अपनी ये शोर डालते फिरते हैं जी कि मुझसे फलां ने रब्ता किया, मुझे सेनेट की मलाई दे रहे हैं, मुझे फलां पोजीशन दे रहे हैं, मुझे फलानी निगोशिएशन कह रहे हैं, KPK में हिस्सा देने तो बगैर प्रेशर के दे। बट साहब मेरा अजीब सा सवाल है, मैं आपसे करने लगा हूँ इनकी बुनियाद पे। जिस वक्त तक परवेज़ रशीद साहब इंशाल्लाह मौजूद है, मेरा नहीं लगता कि कोई सियासी काम होने वाला है। साबिक नवाज शरीफ साहब को कमज़ोर ही जिन साहब ने आपने लिया और 3-4 और बंदे हैं जिन्होंने इनको अदारों की पैदावार थे, उनकी नर्सरी में पले थे, उन्हीं के मुकाबले पे खड़ा कर दिया। तो उन्हीं के मुकाबले पे जो जो खड़ा हुआ, पूरी एक हिस्ट्री में सुना सकता हूँ उसका क्या हाल हुआ। देखिए वो एक ताकतवर तरीन अदारा है। लेकिन मेरी एक राय है, 2013 में इमरान खान के 17 या 18 या 20-25 MNA थे। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन नामुमकिन हो जाता है और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी राय के मुताबिक इनकी हुकूमत नहीं जा रही, लेकिन इतनी मजबूत भी नहीं कि जिसके बारे में ये दावा कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ 5 साल नहीं मजबूत कौन सी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे? नहीं, इनकी हरकतें देखें ऐसी चलती रही हैं। देखिए महंगाई के अपने दौर में सजाओं के बाहर निकाल दिया। नहीं, आप महंगाई के फैक्टर को इनकार कर सकते हैं, वो है, इकोनॉमी है, बिल्कुल तबाही जानते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, तबाही है बिल्कुल। तो देखे जो हेडलेस लीडरलेस कौम आएगी, मुझे खदशा है इमरान खान साहब उस आवाम को, उस हजूम को दावत दे रहे हैं जिनका सियासी जमातों से तल्लुक तो नहीं होगा, लेकिन जिंदा रहने का हक मांगेंगे कि वो लुटेरो हमें हक दो। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब तक मौलाना फजल रहमान एट दी हेम ऑफ अफेयर्स हैं और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब हैं, ये भूखे नंगे तो इनके पीछे भी नहीं आएंगे। नहीं, भूखे नंगे इनके ये हटेंगे तो कोई आएगा। अगर इनके पीछे आते तो आज ये लीडर होते, ये इनकी जंग लड़े। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। सगी वालदा और नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, लेकिन लाहद में उतारने नहीं आ रहे। सफ़र वाली बात नहायत अदब से उनकी तबीयत नासाज है, मैं बार बार करूँ सेहत दूँ, लेकिन वो इधर नहीं आ रहे इस वजह से कि वो कैदी है, पकड़े जाएंगे। इस वजह से नहीं कि डॉक्टर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे रहा। डू यू थिंक वो इसलिए नहीं आ रहे कि डॉक्टरों ने कहा ट्रैवल ना करे? आप क्या काजी साहब, मैंने तो एक खबर और सुनी है मलिक साहब, अगर आपने या आप में से किसी ने पता हो कि वहाँ उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था, अब वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए जा रहे हैं, ऐसी खबर नहीं? वैसे तो 6 महीने की एक्सटेंशन है। मैंने आपको भट्टी साहब में भी आपको याद होगा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। ब्रिटिश लॉ के तहत अगर आप उस मुल्क में आ जाते हैं, चाहे आप विजिट वीज़े पे हो, कोई ब्रिटिश डॉक्टर, वहाँ का डॉक्टर अगर ये कह दे कि ये बंदा बीमार है या मैं समझता हूँ इसको इलाज की ज़रूरत है, तो बरतानवी सिस्टम कहता है कि आप उसको, और अगर उनका डॉक्टर नहीं कहता तो फिर असाइलम के लिए जाना पड़ेगा। फिर असाइलम के लिए। मगर खबर ये आई है कि 6 महीने तो उनके पक्के हो गए हैं। पहले देखिए कैसे पक्के हो गए? अभी तक तो ये खबर उन्होंने अपने तौर पर कोई शाया नहीं की, लंदन हुकूमत ने की शाया की। वो आपका 10 साल का वीज़ा हो, 5 साल का हो या 6, एंट्री वो 6 महीने देते हैं। इनमें इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि ये कहें कि मैंने अपने डॉक्टर की बेस पे होम ऑफिस से ये परमिशन ले लिया मजीद 6 माह रहने की। मुझे बताया आपने कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई? ऑफिशियल खबर देखी है? खुद नून लीग से देखा है कि जनाब हमें 6 महीने की एंट्री मिली थी, वो 6 महीने तो कब के खत्म हो गए, गए किस महीने में थे? गालबन मेरा ख्याल है कोई 9-10 महीने से तो ज़्यादा हो गया है। देखिए इतनी अखलाकी जरूरत, ये डॉक्टरों के बोर्ड बैठा था, उन्होंने कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, 2 घंटे तकरीर कर सकते हैं, तकरीर में कह सकते हैं नाम लेके वो फलां आदमी मैं नहीं छोड़ूंगा। यार ये कैसी बीमारी है कि बुरा भला कहने के लिए ने भी एक्सटेंशन इस तरह ली है, वो भी मेडिकल ग्राउंड पे, मुझे कमर दर्द हो रही है। उसने नहीं, वो तो बरतानिया दौर के वहाँ के रह रहे हैं, वो तो सुना है उन्होंने साइलम ले लिया, लेकिन वो इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये कह सके कि हमने
इस डर से सालम ले लिया कि हम वहां जाके गिरफ्तार हो जाएंगे। साहब वो तो इमिग्रेशन खरीद भी सकते हैं, तो गरीब लोग नहीं तो खरीदे ना, तो इसको ऑफिशियल अनाउंस कर दे कि हम ब्रिटिश नेशनल ये मसला नहीं है। वो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी बड़ी है, उन्हें कौन निकालेगा वहां पे? और काला धन तो यूं झोली खोल के बरतानिया साहब ना इसाक डार साहब के लिए सोफ करना ना, उसके लिए लीगल पैसा शो करना होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से आप नहीं खरीद सकते भट्टी साहब, ऑफिशियल तरीके से पैसा ले जाना होता है। भट्टी साहब वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, उसका तरीका बरतानिया ने बना के रखा हुआ है। इस वक्त वहां पे एक बड़ी मूवमेंट चल रही है और वहां पे जो सिविल राइट्स के लोग हैं वो कहते हैं ये कानून बदलो, सारा काला धन यहाँ लंदन में सफेद हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। इसका मतलब है ये काला धन सफेद भी कर चुके हैं और वहां की नेशनैलिटी या सालम को चीज ले चुके हैं इसाक डार साहब। अब अंदर की बात है, रह तो रहे हैं ना वहां पे, कोई इलीगल तो नहीं रह सकते, टीवी पर भी आ रहे हैं, मुमकिन उन्होंने पैसे डार बहुत बहादुर है, बेशुमार पैसा उन्होंने साइकिल की दुकान से कमाया था। मारवी मेमन का मुझे बयान भूल गया, मैं कल भी उनको ट्राई कर रहा था फोन करने की। देखें आप ना, नवाज शरीफ मेरा ख्याल है एक बहुत पुराने मुस्लिम लीग नून के मिले, उन्होंने कहा नवाज शरीफ हर हाल में अपनी वालदा को दफनाने आएंगे, लेकिन इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मैक्सिमम क्या जेल होगी, अगर मेरी 22 करोड़ आवाम मेरे लिए सड़कों पे जलसे जुलूस कर सकती है, धरना दे सकती है, कम से कम हुकूमत ये तो करेगी ना, उन्हें दफनाने की इजाजत देगी। लोगों से बात करनी भी चाहिए, नहीं करेगी तो इमरान खान साहब मामा किसे दिए ना बिछड़न इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है अगर वो आते हैं, नहीं ये हुकूमत कह चुकी है, ये शिबली फराज ने कल कहा है उन्होंने कि जनाब वो आए। आपके ख्याल में जो ये इतला है जिसे कंफर्म कोई नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ ऐन मौके पे मैयत के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि माँ तो दोबारा नहीं मिलेगी। वो मरियम साहबा ने कह दिया कि मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि वो तशरीफ नहीं देखें, वालिद वो है, मरियम साहबजादी है, सख्ती से मना हमेशा बाप करते हैं काजी साहब। खुदा आपको पता है उनकी बड़ी एसोसिएशन है और वो बेटी की भी बात। लेकिन जो दुनिया से रुखसत हुई है मोहतरमा, अल्लाह उन्हें करवड़ जनरल नसीब करे, शमीम अख्तर वो भी तो उनकी वालदा है। मलक साहब मेरा ख्याल है आ सकती हैं, आप बताइए। साहब देखें, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, मैंने कहा मियाँ साहब नहीं आएंगे, उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब की जो सारी पॉलिटिकल थिंकिंग है ना, जो उनकी प्लानिंग है, मैं उसके साथ कोई हमदर्दी या साथ नहीं दे रहा। उनकी प्लानिंग ये है कि वो जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लाजमी, वो लंदन उनका होना लाजमी। अगर काजी साहब अपने ज़ाती सिफारिश अप्रोच करके ये कह दें कि यार उनको अंदर मोबाइल भी दे दें, टेलीफोन इस्तेमाल करने की जेल में सहूलत, मैं आपको एक खबर दूं, मैं छोटी सी खबर, ये किसी बड़े अंदर के बंदे ने मुझे बताया, मियाँ साहब, उन्होंने कहा मैं, मेरे 2 बेटे, मेरी बेटी, अगर इनमें से कोई भी जिंदा रहना तो वो केस्टें हमारे साथ हैं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बात यार। वो केस्टें देखे, मैं उनकी सियासत बता रहा हूं ना, तेल होगी ना राधा नाचेगी, गए हुए उनको 10 से 11 माह हो गए हैं गालबन। मैं भी दर्जनों दफा कह चुका हूं उनके पास केस्टें हैं और ये सच है। नहीं लेकिन अच्छा एक जरा आपने कट करना है, ये ब्रेक ले लें, एक कमेंट में करना चाह रहा हूं, आप देखें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप इमरान खान साहब को देख रहे थे, स्पीच वो कर रहे थे वहाँ पे, ये वो लेकिन कुछ मेरे ख्याल में आज हमने अपना ये, चूँकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मलिक साहब और भट्टी साहब बातें हुई हैं, ईरान का बड़ा मरबला जिक्र किया उन्होंने। और अब जो भट्टी साहब, मैं पहले आपसे शुरू कर लेता हूँ कि जो एक लग रहा है कि यहाँ पे रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट नज़र आ रही है, एक ब्लॉक बन रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, और इजराइल की मुलाकात हुई है, उसके बारे में अजीब व गरीब खबर मुझे पता चली है, दरोग बरगर्दन रावी कि $100 बिलियन मांग लिया नेतान्याहू ने, कि जब से प्रॉफिट के ज़माने से जो हिंदू और उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से खत्म हुई थी, तो ये एक अजीब सी ये तो एक बेसलेस सी बात है ना कि अगर हुकूमत की हुई तो हाँ, इधर पाकिस्तान में पहले किसकी थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान, जो आपने अहम जो खबर दी है, एक नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस, ये तो अमेरिका और इसराइल, भारत, ये एक ब्लॉक जाएगा, और इससे अब आने वाली दुनिया के हालात तेज़ी से तब्दील होंगे। अब देखना यह है कि इन हालात में सऊदी अरब अपने आप को कहाँ रखता है, क्या वो बिल्कुल ओपनली इसराइल के पलड़े में चले जाता है, या पाकिस्तान की जो दरीना है, हमारा एक उधर हज का सिलसिला है, मुसलमानों के लिए सऊदी अरब अहम तरीन है, तो अब सऊदी अरब के लिए भी आजमाइश होगी। हमने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, गो कि इसकी जो मर्जी बातें र्यूमर्स आती रहे, कि कौम तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सऊदी अरब के लिए आने वाले वक्त में
और मुश्किलात होंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे पैसे पूसे मांगने। अच्छा, वो तो एक अजीब सी बात थी और मुझे एक ऐसे सोर्स ने बताई कि मुझे कहनी पड़ी क्योंकि बड़ा ऑथेंटिक सोर्स था कि जी ये बात अंदर ये बात हुई है। अब मलिक साहब बात ये है कि यहाँ पे जो एक और ख़बर भी आ रही है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस डेट ट्रैप या डेट प्रिजन में हमें डाला गया है, तो ख़बरें ये भी हैं कि जो रूस है और जो पर्टिकुलरली चाइना है वो भी समझते हैं कि अगर हम सी पैक को आगे बढ़ाएं तो दे कैन टेक केयर ऑफ इट और हमें ब्रीदिंग स्पेस जो है वो मिलती रहेगी या हमें हेल्प होगी इससे निकलने के ज़िमन में। ये इशारे भी आ रहे हैं अहम हलकों से। देखें, अगर आज बीच का अगर आप एनालिसिस करें, क्योंकि अभी हमारे पास तो जो एनालिसिस है उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस भी कर सके हैं। खान साहब ने जो मैंने बड़ा गौर से सुना, उन्होंने सी पैक को पाकिस्तान चाइना से बड़ा किया, उन्होंने बड़ा दुनिया को, और ये आपको पता है कहाँ पे वो बात कर रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात कर रहे थे पूरी। इस वक्त वो समझ लें टेक्निकली ही वाज इन स्विट्जरलैंड। अब वो दुनिया को ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का केस ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू, आप ये अगर समझ लें कि सी पैक पाकिस्तान और चाइना का कोई शादी ब्याह है, नहीं, ये रीजन की चीज़ है। और उन्होंने बड़ा हल्का सा इंडिया का भी जिक्र किया है और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले ज़माने में पाकिस्तान इंडिया भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। ये मेरी राय है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। दूसरी जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि चाइना ने 400 अरब $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लानी है ईरान में, और खान साहब ने आज पूरी दुनिया को बताया कि चांसेस ये हैं कि ईरान पे पाबंदियाँ ख़त्म होंगी क्योंकि अमेरिका में नई हुकूमत आ गई है नंबर 1, और उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है। दूसरी चीज़ जो खान साहब ने की है वो अफगानिस्तान से बात करके उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की है कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और हो सकता है अगर सेंट्रल एशिया के पीछे जाए तो रशिया और कल को इंडिया, ये है सी पैक। तो खान साहब ने मेरे लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पत्ते बिल्कुल खोल दिए। एक सेंटेंस में देना चाहूँगा, उसमें मुझे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका ये तीनों नज़र नहीं आ रहे। मतलब भट्टी साहब, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वो ये है कि जो सैटेलाइट्स हैं जो खला में जो हमारे रीजन को मॉनिटर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये GPS चलता है, चाइना ने एक खबर के मुताबिक ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो उन्हें भी हिट कर सकता है। गोया वो उसकी जो आंखें हैं, ये जो आंखें हैं इस रीजन में, उन आंखों को वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के मुताबिक तो उसने एक बहुत बड़ा एक उन्होंने सरप्राइज़ दी है अमेरिका को। देखिए, चाइना पे हमला करना या चाइना की तरफ बुरी आंख से देखना अमेरिका के अब बस की बात नहीं रही। दूसरी तरफ मैं मलक साहब से नहायत अदब एतराब से इख्तलाफ करता हूँ, भारत किसी भी सूरत इस खित्ते में नहीं आएगा, इस उसी ब्लॉक में नहीं आएगा। अमेरिका के उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, बेपनाह, जिसकी लिमिट ही कोई नहीं है। चाइना अमेरिका के लिए ख़तरा था, है और रहेगा, और चाइना उस वक़्त तक अमेरिका के लिए ख़तरा रहेगा जब तक चाइना और पाकिस्तान एक पेज पे रहते हैं। सी पैक बनने के साथ अगर ईरान इस खित्ते पे आ जाता है, हमारे साथ आके मिल जाता है, अफ़गानिस्तान आ जाता है, आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है हालात चेंज होंगे, तो अमेरिका को कोई भी बड़ा फैसला करने के लिए मुश्किलात होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौज की वापसी की पॉलिसी रखी थी, मैं जो बाइडन भी यही करे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें जो टीवी पे नहीं की सकती हैं, जो सीक्रेट होती हैं स्टेट्स की, वो बात नहीं की जा रही, लेकिन लग रहा है जोग्राफी लिहाज से कुछ सूरत हाल चेंज होती हुई नज़र आ रही है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकती है। अच्छा भाई साहब, एक मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूँ, ये जो G5 का भी केस समझे, जो लड़ाई हो रही है अमेरिका और चाइना की, क्या लड़ाई है? G5 टेक्नोलॉजी। चाइना ने ये किया है, दुनिया से वो चल रही है GPS पे। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि हमारे F-16 वो नकारा कर देंगे, उसकी मैं टेक्निकली रीज़न बताऊं कि हमारा अगर जहाज़ जाएगा तो GPS कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका करता है। मेरे जहाज़ को पता है कि ये अमृतसर है, तो अगर मेरे जहाज़ को ब्लाइंड कर दे, वो GPS अमेरिका ले ले, तो मेरा F-16 बेकार हो जाता है। चाइना ने पेडो नाम में एग्जैक्ट वो उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा, मैं भूल गया हूँ, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया है जो GPS के मुतबादल है। इस वक्त पूरी दुनिया में GPS के मुतबादल किसी अगर दुनिया के पास को पावर है, इसीलिए G5 पे लड़ाई हो रही है। वो चाइना पूरी अच्छा पाकिस्तान और मैं आपको एक खबर मुश्किल है, खबर दे दूं, एक अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान में चिप लगवाना चाहता है। कहाँ लगवाना चाहता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और उस पर 2-3 से पिंडी में अहम गुफ्तगू हो रही है। अच्छा भट्टी साहब, अब पिंडी से मैंने देखा कि कुछ तबादले भी हुए हैं। हमारी जो अस्करी जो एक मेरी शफल जज है ज़रा वो एक वक्त के साथ होती है, और आसिफ गफूर साहब भी जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर चले गए हैं।
तो ये इसे हम रूटीन में देखेंगे। आसिफ गफूर साहब ने ISPR को बहुत ऊपर ले गए थे, बहुत ऊपर। इंडिया वाले, इवन इंडियन मीडिया कहता था कि पाकिस्तान के ISPR को फॉलो करो। कुछ लोग वो जो हैं मुस्लिम लीग के, वो उसको नेगेटिव समझते थे। उन्हें पता ही नहीं है जो 6 बंदे प्रमोट हुए हैं, इन्हें आने वाले दिनों में अहम तरीन असाइनमेंटें मिलेंगी, और जिसके बाद जो मुल्क के बाहर और अंदर नुकसान का सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन पर शिकंजा टाइट होगा। ये फैसला कल रात हुआ। अच्छा, इसका मतलब मलिक साहब ये है कि ये जो गेम कर रहे थे और PDM में हम कह रहे थे जी खुल के, अभी रिसेंटली मौलाना फजल रहमान की एक वीडियो सामने आई है कि मैं भी खुल के सारी बातें कर दूंगा, तो क्या अब हमें ये बावर कर लें कि इंटरनेशनली ये रिप्रेजेंट करते हैं? मैं एक मफरूज़े के तौर पे बात कर रहा हूँ, उस ब्लॉक को जो ब्लॉक बनने जा रहे हैं, जो बार बार जो है ये क्या ये वही जंग हमारी सियासत में झलक रही है? लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये जंग होनी नहीं, अल्टीमेटली नेगोशिएशन होनी है आपकी अपोजिशन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये एक ऐसा सच है जो आप माने या ना माने, आप लड़ाई नेगोशिएशन होनी है, आप कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात, मैं सवाल रिफ्रेज कर रहा हूं। अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने चाइनीज कैंप में जाना है, तो फिर क्या नेगोशिएशन होनी है? फिर तो उधर बैठ के इंडिया की कहानी बेच रहे हैं, नेगोशिएशन क्या होनी है? मुझसे सुन ले, चाइनीज कैंप जाने का मतलब है डंडा सोटा, मीडिया कंट्रोल, सियासत करो का, इलेक्शन कंट्रोल, ये खत्म है, लिख ले मेरी बात। चले यार, ये तो मफरूजा है ना, अदारे मफरूजा है ना, लेकिन आवाम को मुर्दा जरूर है हम, लेकिन जिस दिन हमें ऊँग आ गई तो ये अब पाकिस्तान गुलामों की तरह नहीं। एक बात बताएं भट्टी साहब, चाइना से ये 3 साल पहले आपका ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप पाकिस्तान में सियासत को कंट्रोल करेंगे, मीडिया को कंट्रोल करेंगे, एंड टाइम विल टेल यू। मैंने जो देखिए मलिक साहब, वो तो एक पेशन गोई है ना, इल्म नजूम का काम है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनके साथ कैसे हो जो भारत के प्लेटफॉर्म से रियासत पे हमला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमसे सुलह करेंगे। इससे ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, एक ब्रेक। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये तो शिफ्ट आती रहती है, तब्दीलियाँ होती रहती हैं, हमारे सबसे तल्लुकात रहेंगे, UAE से भी रहेंगे, सऊदी अरब से भी रहेंगे, लेकिन मेजर पॉलिसी शिफ्ट होती रहती है। मगर अब आते हैं वतन अजीज़ की तरफ। गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी इन्होंने, इसके बाद कोरोना के इशू, वो मैं बाद में आऊँगा। तो जलसा जो था होने दें, जिस तरह का जलसा पेशावर में हुआ है, क्यों रोकते हैं? काजी साहब, पहला जलसा गुजरांवाला, कराची, कोयटा और पेशावर, जो कि बहुत कम तादाद में हुआ, उससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ा? अच्छा, जो बड़ा हुआ तो उससे क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कम हुआ पेशावर वाला, हुकूमत की बाल भी नहीं टेढ़ा हुआ। करने देने जलसे, ये गिरफ्तारियाँ करने से, आंसू गैस करने से, शेलिंग करने से, क्रैकडाउन करने से वो जिंदा हो रहे हैं। ये इन्हें इग्नोर कर दे। अगर नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से समझदार हों, वो कहें जी आप करें, ये कोरोना की सूरत हाल है, अवाम के दुश्मन आप है, आप अवाम को ला रहे हैं, अगर कोरोना फैल रहा है तो आप जिम्मेदार है, हुकूमत आपकी हिफाजत करेगी, लेकिन मुल्क की हिफाजत भी करेगी, कानून में इम्प्लीमेंट कराएगी, लेकिन इस मुर्दे में जान ना डालें, गिरफ्तारियाँ करके, क्रैकडाउन करके इसको ना बड़ा करें। मेरी तो ये राय है, लेकिन ताकत किसकी बात सुनती है? मलिक साहब, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी सब्सटेंशियल और सीरियस थ्रेट तो हमने नहीं देखी, लोगों पर महंगाई का बोझ भी आया, इन पे एतबार ही कोई नहीं करता, इनके पीछे कोई बंदा ही नहीं आया, मौलाना अपने बंदे ले आए, या बिरयानी या गड़ियाँ भेजो, 2-2 हज़ार रुपया दो, 1000 रुपये, यही कहानी आ रही थी। तो क्या ज़रूरत है हुकूमत को इन लोगों पर अटैक करने की, क्रैकडाउन करने की? मेरा नहीं ख्याल इतनी सिंपल बात है, ये तो कोरोना बचा गया हुकूमत को। मैं समझता था लोग जितने मेंटली डिससेटिस्फाइड हैं महंगाई और दूसरे इशू से, तो ये जलसों ने इशू बनना था, डेफिनेटली बनना क्या था। नवाज शरीफ के पीछे आते, काजी साहब, जरदारी साहब के पीछे आते। सियासत ये नहीं होती, बर्बाद करके रख दिया उन्होंने यार। ना, सियासत ये नहीं होती आपने जलसा किया हुकूमत खत्म हो जाए, सारी चीज़ होती है परसेप्शन की। इमरान खान 2.5 साल से ये परसेप्शन नहीं बना सके कि पाकिस्तान के हालात बदले हैं, इकॉनमी बेहतर हुई है, आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है। क्या क्या लोगों को मिला है? मुझे आज तक ये बताएं कि ये परसेप्शन पाकिस्तान में 70 सालों में किसने बनाया? आप मेरी सुन लेना, किसने बनाया? जो आता है नोट बनाता है, परसेप्शन पे कहां मुल्क चलते हैं? आपने कहना तो मुझे बताएं फिर ये टेलीफोन किधर हुए हैं, ये चौधरी की तमादरी कहां से आ गई, ये लाहौर क्यों आ रहे हैं? कब नहीं होता जो भट्टी साहब से क्यों मिले? ये जोड़ तोड़ कब नहीं होता? तो फिर इसका मुझे ये बताएं, ये मांगा क्यों था? अपोजिशन मैटर्स, मैं ये कह रहा हूं, जलसा मैटर्स। यार देखें कादी साहब, इसका मतलब है कि क्रैकडाउन मैटर्स। कराची सियासत में जोड़ तोड़ होता रहता है। यही जरदारी साहब है ना जो कहते थे मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये नसूर धरती के नून लीग, और नून लीग कहती थी शहबाज साहब हम इन्हें घसीटेंगे।
तो ये वक्ती मफाद है एक दूसरे को एनआरओ दिलाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो इमरान खान अगर कोई इन्हें साहब सियासतदान सा होता तो इनको कहता जी जो करते हैं करने देने, जलसी कर लेंगे ना मुल्तान को, 50,000 बंदा ले आएंगे, 100 वोट मांगे तांगे के और खरीदे हुए क्राउड से क्या उन्होंने करना है। पर मलिक साहब आपके पास कोरोना के हवाले से खबर है और कायमा कमेटी में आज उन्होंने बायकॉट किया, अपोजिशन ने जो कोरोना के हवाले से बनी थी, कितनी थ्रेट रियल है, इशू क्या है, मैशत पर कितना बोझ पड़ सकता है? वो जो आपने वो तो स्पीकर असेंबली के रवैये के खिलाफ उन्होंने कहना है कि हम ये जानबदार बंदे हैं, हमें इनकी किसी जगह में वो बात है। तो जो इस हुकूमत का फेलियर, ये मेरी राय है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में फेलियर चल रहा है, ये हुकूमत हमें ये समझाने में नाकाम रही कि कोरोना सच है कि झूठ है। अभी तक पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत इसको बिलीव ही नहीं कर रही। आप सोशल डिस्टेंस देख लें, आप यहाँ के जनाजे देख लें, यहाँ पे शादियाँ देख लें, आप यहाँ के पॉलिटिकल इज्तिमा देख लें। इमरान खान साहब ने लाहौर आके ना स्पेशल कोरोना पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अल्लाह का शुक्र खुद मास्क नहीं पहना। यार सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि वो अपने डॉक्टर गिल साहब और CM की कुर्सी साथ साथ लगी हुई है। तो फिर क्या है, मतलब मुझे आप 9 महीने में ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि यार कोरोना है और सोशल डिस्टेंस रखें। आप सुन लें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया भर में तकरीबन 6 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं कोरोना से अभी तक और 14 लाख लोग मर चुके हैं। ये मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पर अमवात हुई हैं अमरीका, ब्राज़ील और भारत हैं ये मरने वालों में। अब पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल में ना अभी जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं उसमें 3,000 लोगों को ये केसेस पाकिस्तान में टोटल कितने लोग मरे? टोटल पाकिस्तान में 7,803 लोग मरे। उधर 2.5 लाख अमेरिका में मरे। अमेरिका सबसे नंबर 1 फिर आप नोबेल प्राइज ले दें इमरान खान को। पाकिस्तान का कोई 22 करोड़ की आबादी में यहाँ 1.5 लाख तो मरना चाहिए था। कोरोना अल्लाह का शुक्र है इतना नुकसान नहीं किया जो ये मैं बताऊं महंगाई का कोरोना डैमेज ज्यादा कर रहा है। इमरान खान साहब को अपोजिशन मैटर नहीं कर रही, गुड गवर्नर्स की तरफ आए, कोरोना पे एहतियाती तदाबीर मैक्सिमम की जाए, इसका हल एक ही है। अंडरपास पे इफ्तिताह करने पे आ गए वजीर आजम, कहाँ पे अंडरपास, ये तो एमपी नहीं करते इफ्तिताह। बना ही नहीं, 9 फुट के गड़े हैं, वजीर आजम सब आ गए गड़े जाए जी उधर चल जाके दिखाएं आज फुट। और 6 महीने लेट भी है, ये भी बताया ना। तो ये लेट तो वो जो पेशावर क्या बनी थी, फिर अल्लाह का शुक्र आग लगवाने वाली बस, फिर वो उसको तो जंगला बस कहते थे, लाल बस कहते थे, अपनी बस चली पेशावर वाली RT की है, ये वही है आग वाला अच्छा जी, ये मैं कुछ फिगर दे दूं, टाइम बड़ा कम है। चाइना में कोविड से 4,634 बंदे मरे हैं, क्यूबा में 131 मरे हैं और वियतनाम में 35 मरे हैं, वेनेजुएला में 860 डेथ हुई हैं और US में कोरोना से 2,50,000 आदमी मरे हैं। ये बड़े गरीब मुल्क हैं, पब्लिक है यहाँ पे, पब्लिक वेनेजुएला में पब्लिक हेल्थ है, बहुत गरीब मुल्क है। और क्यूबा से उन्होंने डॉक्टर बुलवा के यहाँ पे गरीबों क्या वजह बनी है यहाँ पे, ये गरीब मुल्कों में बचत क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर थी कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते इलाज के लिए। मतलब यहाँ और जो अमेरिका का निजाम था वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए, वो मुनाफे की बुनियाद, अमीर आदमी की नहीं, वो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम मुनाफे की बुनियाद, देखिए अमेरिका की बुनियाद पे नहीं है। अमेरिका में एक आदमी की हेल्थ पे रियासत $12,000 खर्च करती है, $12,000 सालाना, 20 लाख रुपया बनता है। अच्छा, जो क्यूबा है $450 से कम खर्च करता है, जहाँ 131 बंदे मरे हैं और वहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। और आलमी और कोई ये 2 नंबर फ्रॉड इंश्योरेंस पॉलिसी ये जो हम दे रहे हैं कार्ड कूड, उनका भाई यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, आए हर गरीब आदमी जो है वो इलाज करवाए। और पूरी 57 मुल्कों में क्यूबा ने डॉक्टर एक्सपोर्ट किए हैं फ्री, जिसमें इटली भी शामिल है। सॉरी फिर चलें क्यूबा, अच्छा तो नहीं, वैसे ही कोई नहीं पता नहीं कहाँ से वीज़ा लगता है और अमेरिका होके जाना पड़ेगा भाईजान, वापस जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब एक बात तो ठीक है ना, और ये बात जो है एंटोनियो गुटेरेश यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसने कहा है तुम्हारा तो मतलब मैं पाकिस्तान का तर्जुमा तो उसने कहा तो गुटेरेश नाम है उसका, उसने कहा जी उसका मतलब मैं अब क्या कहूँ कि उसने ट्वीट किया बाकायदा कि टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है तुम्हारा हेल्थ केयर जो मुनाफे की बुनियाद पे था। और काजी साहब इधर बड़े 30 सेकंड भट्टी साहब, एजुकेशन और हेल्थ में मनशियात से ज्यादा पैसा इधर चंद खानदानों के लिए पाकिस्तान जो कायदे आदम ने आम शहरियों के लिए बनाया था वो नहीं है। अब भट्टी साहब ने कहा इसमें से मनशियात में से ज्यादा पैसा है, लेकिन इसमें हमारे पास करोड़ों लोग हैं जिन्हें हम तालीम नहीं दे सकते इस निज़ाम, और करोड़ों लोग हैं जो लाइलाज यानी इलाज होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। इसकी भी ज़रा रीथिंक कर लें, हमारे मसाइल भी देख लें। इजाज़त, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।